नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस शीर्षक पृथक यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, इतिहास खुद को अब दोहराने की स्थिति में पहुंच रहा है। जी हां, संसद की सर्वोच्चता अब फिर से स्थापित हो रही है, क्योंकि सड़कें सूनी नहीं दिख रही है। जब सड़कें सूनी नहीं दिख रही है तो डॉक्टर लोहिया के शब्दों में संसद के आवारा होने की कोई गुंजाइश अब इस वक्त दिख नहीं रही है, क्योंकि मध्य रात्रि तक जब संसद के भीतर बहस चल रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि संसद के ऊपर किसी एक व्यक्ति और किसी एक नेता की सर्वोच्चता को स्थापित करने की कोशिश जो पिछले करीब 10 सालों से लगातार चल रही थी, वो कोशिशें अब नाकाम हो रही है। जी हां, और इस रूप में चूर चूर हो रही है जिसने इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। कैसे अपने आप को इतिहास दोहराता हुआ नजर आ रहा है? दरअसल आज से 26 साल पहले आपको चलना पड़ेगा ताकि आपको इस बात को समझ आ जाए कि कैसे ऑपरेशन बंगाल के मुकम्मल होते ही नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद पर बने रहना करीब करीब असंभव हो जाएगा और ऑपरेशन बंगाल अब करीब ज्यादा दूर नहीं है। जी हां, 26 वर्ष पहले और 26 तारीख, जी हां, तारीख थी 26 फरवरी 1999 की। जी हां, बिहार के भीतर राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका था और उस राष्ट्रपति शासन को लोकसभा की मंजूरी दिलाने के लिए लोकसभा के भीतर वोटिंग होनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का इकबाल दांव पर था, लेकिन वो इकबाल लोकसभा के भीतर तो बचा, राज्यसभा के भीतर बच नहीं पाया और बिहार के भीतर राबड़ी देवी की सरकार को बहाल करना पड़ा, क्योंकि लोकसभा के भीतर जो इकबाल बचा 26 फरवरी 1999 के दिन वो महज 29 वोटों से बचा था। जी हां, सरकार के पक्ष में 279 वोट और सरकार के विरोध में 250 वोट पड़े थे। सरकार का इकबाल उस दिन तो बच गया, लेकिन विपक्षी दलों को सत्ता साफ दिख गई, ताकि संयुक्त मोर्चा के घटक हो चाहे सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली उस समय की कांग्रेस पार्टी हो, सबको साफ साफ दिख गया कि दिल्ली की सत्ता अब ज्यादा दूर नहीं है। दिल्ली की सत्ता के लिए जयललिता और उनके 18 सांसद काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लिहाजा बिहार के वोटिंग के बाद महज चंद सप्ताहों के भीतर जयललिता दिल्ली पहुंचती है, सुब्रमण्यम स्वामी के टी पार्टी होती है और उस चाय पार्टी के बाद 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा के भीतर एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार धाराशायी हो जाती है। जी हां, अब तक की वो अंतिम सरकार थी जो सदन के भीतर फ्लोर पर धाराशायी हो गई। उसके बाद कोई सरकार सदन के फ्लोर पर इस देश के भीतर कभी नहीं गिरी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह की यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की तीसरी बार की सरकार हो। अब हालात बन रहे हैं। दरअसल 26 फरवरी 1999 की वोटिंग ने 50 दिनों के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को धाराशायी कर दिया था, क्योंकि उस समय 29 वोटों में 18 सांसद जयललिता के थे और विपक्ष को ऐसा लग गया कि अगर 250 के आंकड़े में उसने जयललिता के सांसद को अगर ऐड कर लिए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ठीक वही हुआ। यह अलग बात है कि सरकारें उसके बाद के दौर में गिरने ही बंद हो गई। वैकल्पिक सरकार एक ही लोकसभा में बननी बंद हो गई, क्योंकि उस समय सरकार तो गिरा दी गई थी, वैकल्पिक सरकार बनाई नहीं जा सकी और कोई भी सांसद, कोई भी एमपी को जो काफी मेहनत करके, काफी खर्च करके, काफी खून पसीना बहा करके जीत करके आता है, लोकसभा पहुंचता है, वो संसद 5 साल से पहले भूतपूर्व नहीं होना चाहता। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा, जिसके बाद उसके बाद जो है मिड टर्म पोल के गुंजाइश इस देश के भीतर कभी देखने को नहीं मिली। अब वैकल्पिक सरकार की खाखा खींच करके पीएम मोदी की सरकार को गिराने की कोशिश, वक्त संशोधन विधेयक के ऊपर जिस प्रकार से वोटिंग की गई और जिस प्रकार से सरकार की नाक, सरकार की बैसाखियों ने बचाई, ठीक उसके बाद विपक्ष को ठीक 26 साल पहले वाला फॉर्मूला अब साफ साफ नजर आने लगा है। और जिस दिन ऑपरेशन बंगाल होता है और जिस दिन उसके साथ साथ राहुल गांधी ने चाह लिया दिल्ली के भीतर नया प्रधानमंत्री नए कलेवर के साथ, नए तेवर के साथ इसी लोकसभा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जी हां, ऑपरेशन बंगाल आखिर क्या है, जिस बात की चर्चा हम कर रहे हैं, उसको जानने समझने से पहले इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तमाम तरह की कोशिश से, प्रयासों के बावजूद भी जिस तरह के ध्रुवीकरण की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो वक्त अमेंडमेंट बिल के बाद वो ध्रुवीकरण कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता इस बात को जरूर हुआ कि अल्पसंख्यक समुदायों के भीतर जो बिखराव की प्रक्रिया चल रही थी, जो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, बी टीम, सी टीम, डी टीम बनकर के कोई पार्टी चुनाव लड़ रही थी या फिर वोट काटने का काम कर रही थी, उस प्रक्रिया के ऊपर अब कहीं ना कहीं विराम लगने की गुंजाइश बन रही है। जब वो विराम लगता है तो जो लोकसभा चुनाव 2024 में जो पीडीए कामयाब जैसे होता है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की
की जोड़ी जैसे कामयाब होती है, वो पूरे देश के भीतर अब कामयाब होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। आज बात करते हैं ऑपरेशन बंगाल की। आखिर सुप्रीम कोर्ट वक्त अमेंडमेंट बिल के बारे में चुनौती दे दी गई है। मामला आगे खींचेगा क्योंकि कई सारे लूप होल्स इसके भीतर है, लेकिन ऑपरेशन बंगाल की भूमिका जब उस बात की जब बात करें, हम चर्चा करें, तो वक्त बोर्ड की वोटिंग के नतीजों को अगर आप देखें तो 288 लोग सरकार के पक्ष में होते हैं, 288 वोट पड़ते हैं, और 232 लोग जो है सरकार के विपक्ष में वोट डालते हैं। एक सांसद लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कुल संख्या होती है 521। 22 लोग संसद के भीतर नदारत होते हैं, और ये 22 लोग जो संसद के भीतर नदारत होते हैं उसमें ओडिशा के बीजेपी के 2 सांसद होते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, और इंडिया अलायंस के सांसदों का जिक्र अगर कर ले तो जो अब तक डाटा निकल के सामने आ रहा है उन इंडिया गठबंधन के सांसदों में प्रियंका गांधी निजी व्यस्तताओं के कारण सदन में नहीं थी, और शरद पवार के सांसद जो है 2 वो लोकसभा में नहीं मौजूद हुए। लेकिन जिस तरीके से, जिस ढंग से धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाली 4 पॉलिटिकल पार्टियां, जी हाँ 4 राजनीतिक पार्टियां, और उनके 31 सांसदों ने यदि सरकार की लाज नहीं बचाई होती तो मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार परसों रात्रि में ही कहीं ना कहीं भूतपूर्व हो गई होती। परसों रात में ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका होता, और यही वो कमजोर नस है जो अब इंडिया गठबंधन के दलों को दिखाई पड़ रहा है कि 293 सीट जीतने वाला नरेंद्र मोदी का एनडीए फेयर प्ले में 7 सीटें मतदान की स्थिति में 5 सांसद कम के साथ आकर के यानी 288 के ऊपर संसद के भीतर पहुंचता है। वहीं 232 सीटें जीतने वाला इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन अपने कुछ सांसदों की अनुपस्थिति के बावजूद भी 232 के आंकड़ों पर बना रहता है। अगर इन 4 पार्टियों की 31 सांसदों ने सरकार नहीं बचाई होती तो फिर विपक्ष का आंकड़ा 263 का होता और नरेंद्र मोदी की सरकार का आंकड़ा 257 का होता। 6 वोटों से सरकार गिर चुकी होती। कौन है ये 4 पार्टियां और इनके 31-32 सांसद? एक तो जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, जिसके भीतर मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे का दौर लगातार चल रहा है, और जिस तरीके से जेडीयू के भीतर और पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के भीतर मुसलमानों का समर्थन जिस तरह से नीतीश कुमार को मिलता रहा, उसमें सीधा सीधा क्षरण होते हुए दिखाई दे रहा है। तो नीतीश कुमार की पार्टी भी अब के हालात और जुमे के नमाज के बाद जिस तरीके से स्थानीय स्तर पर तमाम रिपोर्टर्स ने मौजूदों से जो प्रक्रिया ली, मुस्लिम समुदाय के भीतर जाकर के जो बातचीत किया, उसमें पहली बार ऐसा दिख रहा है कि नीतीश कुमार एक पॉलिटिकल विलन के रूप में दिखाई दे रहा है। कमोबेश यही स्थिति 9% मुस्लिम वोटर वाले आंध्र प्रदेश में नायडू की यही स्थिति है। चौधरी चरण सिंह चौधरी अजीत सिंह की विरासत संभालने वाले 2 लोकसभा सांसदों की पार्टी जयंत चौधरी की अरेल्ली की भी है। यही स्थिति महाराष्ट्र के भीतर अजित पवार की है, क्योंकि उनके एकमात्र लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे ने वक्त संशोधन बिल के ऊपर सरकार के रुख का सदन के भीतर न केवल समर्थन किया बल्कि वोटिंग भी कर दी थी। तो इन 4 पॉलिटिकल पार्टी 16 टीडीपी के, 12 जेडीयू के, 2 जयंत चौधरी आरएलडी के, 1 अजित पवार के, इन सांसदों ने सरकार की लाज अगर नहीं बचाई होती तो सत्ता अब तक नरेंद्र मोदी की केंद्र की सत्ता छिन चुकी होती। अब बिल्कुल वही आंकड़ा जो आंकड़ा दिख गया था उस समय सुरजीत साहब को, सुब्रमण्यम स्वामी को, सोनिया गांधी को बिहार के मामले में 1999 में वोटिंग जो हुआ था महज 50 दिन के भीतर ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरा दी गई थी। वही आंकड़ा अब इंडिया गठबंधन को दिख रहा है। अब वही आंकड़ा तमाम गैर बीजेपी दलों के नेताओं को दिख रहा है। और ऑपरेशन बंगाल की जो हम बात कर रहे थे उसमें 4 बीजेपी के सांसद, 4 लोकसभा सांसदों के बारे में बताया जाता है कि वो काफी जल्द, बहुत जल्द तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा बंगाल में बन सकते हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बिखर रही है। 4 के आंकड़ों को कुछ लोग तो 6-7 तक बता रहे हैं, लेकिन कम से कम तो 4 लोकसभा के सदस्य जो है, लोकसभा सांसद जो है, वो बीजेपी को छोड़ करके वो 240 से घटा करके ना वो 236 पर लाने की स्थिति में पहुंचाते हुए 4 सांसद दिख रहे हैं। बंगाल से जो खबरें निकल करके आ रही है वो बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं सुखद संकेत नहीं है। बिहार से जो खबरें निकल करके आ रही है उसमें नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच कब सहमति बन जाए इस बात को कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई भी राजनेता अपनी वोट बैंक के ऊपर, अपनी पार्टी के जनाधार को अपनी आंखों के सामने अपने कृत्य से
बिल्कुल खींचते हुए, खत्म होते हुए, धराशायी होते हुए नहीं देख सकता जो आज बिहार के भीतर नीतीश कुमार की हालत है, जेडीयू की हालत है। केवल वक्फ बोर्ड के मामले में हालत नहीं है, आरक्षण बढ़ाने वाले मामले में है, जाति जनगणना के मामले में बीजेपी के साथ मिलने के बाद पीछे हटने को लेकर के है, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के जो बिहार में जो परिस्थितियां हैं, जो खुद नीतीश कुमार के द्वारा ये तमाम सारे मुद्दे पैदा किए गए थे, उन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कन्नी काटी है। जेडीयू अब लाख प्रयास कर ले, चाहे संजय झा और ललन सिंह कर ले जेडीयू के भीतर, आने वाले समय में बीजेपी के विरोध दिखाई सामने आ जाए, दिखाई पड़ने लगे, लेकिन ऑफर कौन देगा? सवाल तो ये भी है, ऑफर कौन देगा? इस स्थिति में बातें पहुंच रही है संविधान बचाने का नाम जो लोग ले रहे हैं, स्वाभाविक है ऑफर देने की जिम्मेदारी जो है उनके ऊपर आकर के खड़ी है, क्योंकि मौजूदा समय में मशीनी चुनाव व्यवस्था से मशीनी इलेक्टोरल सिस्टम एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और जब तक केंद्र में वैकल्पिक सरकार नहीं बचेगी तब तक उस सिस्टम से मुक्ति दिलाने की बात यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, तो वो देश की जनता को मूर्ख बना रहा है, वो देश की आम जनता को साफ साफ ये नजर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के मुखिया, उन्होंने भी अपने बेटे को बहुत जल्द सत्ता ट्रांसफर करने वाले हैं, नारा लोकेश को हाथ में देने वाले हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, जिनका पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह, ये सारी पार्टियां एक ऐसे मुहाने पर आकर के इस समय खड़ी है, जिसके बाद जो है अब लोकसभा के भीतर से जो नतीजा निकल करके सामने आया, जो परिणाम सामने आया, उसने विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी को जो फॉर्मूला थमा दिया, उस फॉर्मूले के बाद ऑपरेशन बंगाल, यानी कि बीजेपी के बंगाल के भीतर सांसदों के टूटते ही, लोकसभा से इस्तीफा देते ही जो दूसरे राज्यों के भीतर जब हलचल मचेगी, तो उस हलचल के लिए मत आप भूलिए आज कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बार बार सदन के भीतर अपमान करने की जो स्थिति पैदा हो रही है, वो स्थिति परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से और ज्यादा विषम बना रही है। जी हां, विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई थी पिछली लोकसभा में, सूरत के कोर्ट के फैसले के बाद चली गई थी। अब वो हालात बन रहे हैं जहां पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी वैकल्पिक सरकार के दिशा में कम से कम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी के, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के दबाव में कहे, या फिर कहे अपनी मर्जी से कहे, या सोच बूझ विचार के साथ कहे, मतलब इस कहते हैं कम से कम संसदीय व्यवस्था के भीतर वैकल्पिक सरकार यानी एक स्टॉप गेट अरेंजमेंट की स्थिति लाने की सूरत में खड़े होते हुए कहीं न कहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिखाई पड़ते हैं। चंद्रबाबू नायडू 1997 में प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, इंद्र कुमार गुजराल बना दिए गए थे, तब कन्वेनर हुआ करते थे, तब सीताराम केसरी को पसंद नहीं आए थे, स्वाभाविक सी बात है। कुछ उनकी भी बहुत ज्यादा इच्छा सामने खुल करके नहीं आई थी पीएम बनने के लिए, ये भी बात भी कहीं ना कहीं सही है। आज के हालात में करीब 70 साल से ऊपर के चंद्रबाबू नायडू के पास प्रधानमंत्री पद के अलावा कुछ और अचीव करने के लिए बचा नहीं रह गया। चंद्रबाबू नायडू जो प्रधानमंत्री पद के लिए सामने आएंगे, नीतीश कुमार जब वो प्रधानमंत्री के लिए सामने आएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि नीतीश कुमार के राज्य के निर्दलीय और छोटी पार्टियों के सांसद पहले बिहारी प्रधानमंत्री का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाए थे। चंद्रबाबू नायडू के राज्य के उनके विपक्षी दल के सांसद तेलुगु एक प्रधानमंत्री पद पर विरोध करने के साथ जब वो लोग नहीं जुटा पाए, तो यही नियति है। और सबने देखा है कि नरसिम्हा राव की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ने वाली एनटी रामा राव की टीडीपी ने 1991 में अपनी 13 लोकसभा सदस्यों का तेलुगु आत्मसम्मान के नाम पर, पहले तेलुगु प्रधानमंत्री के शपथ लेने की परिस्थितियों के नाम पर धुर विरोधी कांग्रेस पार्टी के नरसिम्हा राव का लोकसभा के भीतर समर्थन कर दिया था। जी हाँ, ये परिस्थिति, ये भारत देश के भीतर राजनीति की रवायत है। तभी बाला साहब ठाकरे कहते थे कि शरद पवार के प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में उनका समर्थन किया जा सकता है। जैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का एनडीए को नाराज करते हुए शिवसेना ने उस समय समर्थन कर दिया था बतौर राष्ट्रपति कैंडिडेट। तो अब जो परिस्थितियां बन रही है, उन परिस्थितियों के भीतर एक ही झटके में 40 के करीब सांसद कभी भी सत्ता का दामन छोड़ दे, इस बात में किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। स्क्रिप्ट तब लिखी जानी है अंदर खाने, यूं कहें कि स्क्रिप्ट की पहली बुनियाद कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी गई है। बस सवाल इतना है कि फुटबॉल के खेल में जैसे किक मारी जाती है ना, वो पहली किक क्या पश्चिम बंगाल के सांसदों को तोड़ करके पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगाने वाली है? बंगाल में वैसे भी फुटबॉल काफी लोकप्रिय है, मोहन बंगाल से लेकर के ईस्ट बंगाल तक वो सब वही के क्लब रहे हैं। लेकिन आज के समय में जब बात गुजरात लॉबी या फिर गुजरात क्लब की बात की जाती है, तो इस भारत देश के भीतर एक तरफ मराठी मानस और मराठी राजनीति भी, महाराष्ट्र के सियासी भी एक
कसौटी पे कसी जाती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार की परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं अजीबोगरीब बननी शुरू होती है। तीसरी तरफ नागपुर भी असहज होना शुरू होता है। और वहीं चौथी और दक्षिण भारत के भीतर जो बिसात परिसीमन के मुद्दे पर जो बिसात बिछ रही है, वो बिसात भी अब ज्यादा खुल करके सामने आना शुरू हो जाता है। अभी तो अन्ना मलाई का इस्तीफा गठबंधन के सहयोगी दल के दबाव में होने की बात तमिलनाडु के भीतर हो रही है, लेकिन अन्ना मलाई के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की परिस्थितियां भी अगर सहयोगी दल के दबाव में अगर हो रही है, तो भले आप इस बात का कल्पना कर लीजिए कि जिस पार्टी के सांसदों की संख्या शून्य है, उसका दबाव इतना ज्यादा है, तो जिसके 1 दर्जन और 1.5 दर्जन सांसद है लोकसभा के 2024 के भीतर जीत करके आए, तो वो किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण इस देश के भीतर कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के सामने इस समय एक बात तो बहुत साफ है, इंडिया अलायंस के सामने भी एक बात बहुत साफ है कि मंडल कमीशन के बाद वो पोस्ट मंडल भारत के भीतर अगर किसी को बहुमत मिला ना, तो भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को मिला। किस बात पे मिला? क्या चुनावी हिंदुत्व के नारे पे मिला? जी नहीं। क्या नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल के नारे पर मिला? जी नहीं साहब। 15 लाख रुपए खाते में डालने की जो बातें कहने के लिए मिल गया? जी नहीं साहब। मिला किस बात पर? तो मिला इस बात की पर जो 52% आबादी जो है इस देश के, खाली 245 लोकसभा सीटों की जो हिंदी भाषी क्षेत्र की जो है पिछड़े वर्ग का जो आबादी का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर चुनावी हिंदुत्व की चाशनी में जो है खुद को डुबोने के लिए तैयार हो गया 52% हिस्सा वोटर जो है। और चुनावी हिंदुत्व के चाशनी के सहारे मंडल और कमंडल के कॉकटेल ने नरेंद्र मोदी को गांधीनगर से उठा करके दिल्ली तक केंद्र की सत्ता पर बैठा दिया। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किया पिछले 1 दशक में, एक लूपहोल तो नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया। वो लूपहोल है रोहिणी कमीशन। कहा जाता है कि 3 पार्ट में, जी हां, पिछड़े वर्गों को विभाजित करने की बुनियाद रखें। अब केंद्र के भीतर वैकल्पिक सरकार बना करके बिना अपने माथे पर तोहमत लिए हुए उसी स्टॉप गेट अरेंजमेंट वाली 6 महीने साल भर के सरकार से रोहिणी कमीशन की सिफारिशों को लागू करा करके, यानी ये कहे कि पिछड़े वर्गों को खंड खंड तोड़ते हुए सीधा सीधा कहे, तो इस देश के भीतर कभी भी कोई चुनावी हिंदुत्व के बयार ही नहीं चल पाए। उस बात की मुकम्मल तैयारी अगले 100-150 सालों तक इस भारत देश के भीतर बहुमत वाली सरकार की व्यवस्था को खत्म करके यूपीए टाइप रूल की गुंजाइश कांग्रेस पार्टी अपने लिए बनाती हुई कहीं ना कहीं देख सकती है। और ये हालात कहीं ना कहीं मौजूदा समय में, कल्पना कीजिए कि नरेंद्र मोदी ने ही पैदा किया है, नरेंद्र मोदी ने ही रोहिणी कमीशन बनाया। राहुल गांधी लाख जाति जनगणना की बात करे, जाति जनगणना की बात करने के बावजूद भी पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा समूह उनके साथ उनके चेहरे पर नहीं आ सकता, क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी पिछड़े वर्ग से नहीं आते। और राजनीति में जो कहते हैं ना कि ब्लड रिलेशन वाली जो थ्योरी है कि समुदाय का नेता हो, जात पात का नेता हो तो उसके साथ जाकर खड़े हो जाए। जब बीपी सिंह के साथ पिछड़े वर्ग के लोग खड़े नहीं हुए, तो फिर भला राहुल गांधी के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे? भला इस बात की कल्पना आज के दौर में कैसे किया जा सकता है? लेकिन पिछड़े वर्ग के बीच, कर्पूरी फार्मूले के बीच 2-3 लेयर सब लेयर तैयार कर देने के बाद कोई भी नेता हिंदुत्व के बिसात पर खड़े होकर के ये कभी भी नहीं कह सकता कि वो 52% आबादी का चेहरा है। उसके सामने जो परिस्थितियां होगी वो वही कह सकता है कि वो पिछड़ा है या मध्यम पिछड़ा है या अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, किस सब कैटेगरी का हिस्सा है, उसी सब कैटेगरी के ऊपर दावेदारी कर सकता है, न कि पूरे जामात पर दावेदारी कर सकता है। तो वैकल्पिक सरकार इस भारत देश के भीतर वक्त बिल की वोटिंग ने जरूर रास्ता दिखाया है। अब सवाल जब एग्जीक्यूशन पे आकर के रुक जाता है, अटक जाता है, उसको कार्य योजना में अंतिम रूप दिए जाने की परिस्थितियों के ऊपर जब टिक जाता है, तो सबसे पहले, जी हाँ, फाइनल कॉल जो है कौन देगा और कौन लेगा, ये इसी सवाल पर आकर के सुई आकर के अटकती है। स्वाभाविक सी बात है कि फाइनल कॉल इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष जो है ना मल्लिकार्जुन खड़गे को लेना है, उनकी नीति नियंताओं को लेना है। चंद्रबाबू नायडू राज्य की मुखिया हैं, उनको नीतीश कुमार राज्य की पारी खेल चुके हैं, शरद पवार राज्य की पारी को खेल चुके हैं, एकनाथ शिंदे राज्य की पारी में भारतीय जनता पार्टी के साथ संतुष्ट नहीं हो दिख रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों का लूपहोल का फायदा कैसे उठाना है? स्वाभाविक सी बात है कि फायदा उठाने के लिए नरेंद्र मोदी मौका नहीं देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जरूरत से ज्यादा मौका विपक्ष को अब तक दे दिया है, इस लोकसभा के 10 महीने के कार्यकाल के दौरान ही दिया है, आगे वो नहीं दे पाएंगे। ये बात कहीं ना कहीं आज के दौर में काफी सत्य है।
है और यह भी इतना ही सत्य है कि जो मौका नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया विपक्ष को, वो मौका नागपुर देने की स्थिति में नहीं है। ताकि लाख कोई कहे संघ और भारतीय जनता पार्टी के भीतर मतभेद है, संघ और भारतीय जनता पार्टी के मतभेद चाहे जिस रूप में हो, जितना हो, जैसे भी हो, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी संघ के नेतृत्व की अवहेलना जरूर कर रही है, लेकिन संघ के तमाम एजेंडे को, चाहे धारा 370 से छेड़छाड़ हो, चाहे वक्फ बिल हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के ही आगे बढ़ रही है। लिहाजा संघ बीजेपी के विरोध में चला जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा और अंतर विरोधों की हवा देकर के विपक्ष अगले लोकसभा चुनाव में अपनी बिसात को मजबूत कर लेगा। दरअसल ये खुद को मुगालते में रखने जैसी बात होगी और खुद को मुगालते में रखने के लिए लगता नहीं कि अब इंडिया अलायंस के लोग तैयार होंगे, लगता नहीं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और जयंत चौधरी तैयार होंगे, लगता नहीं कि एकनाथ शिंदे इन परिस्थितियों के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उनका चेहरा दिखा करके महाराष्ट्र के भीतर किसी और का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र के भीतर बैठाया गया, लगाया गया। तो देखते रहिए आगे, बिसात तो कहीं ना कहीं बिछ रही है, बिछ चुकी है और इस बिसात के ऊपर अपनी ओर से पहली राजनीतिक चाल कौन चलता है, कहते हैं कि कैरम बोर्ड के वो स्ट्राइकर के की तरह कौन पहला स्ट्राइक लेता है, यही देखने वाली बात होगी। जो पहले स्ट्राइक लेगा, स्वाभाविक सी बात है कि ईडी के माध्यम से डराने की कोशिश उसके साथ भी हो सकती है। जी हां, तो देखते